अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। गुज़श्ता रोज़ JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन की जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ। इस APC में सियासी रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट को आइनी तरीके से हटाने और धांधली ज़दा आम इंतखाबात के खिलाफ 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इजलास ने फैसला किया है कि एक कुल जमाती रहबर कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि आइंदा की मुश्तरका हिकमत अमली और इस एलामिया के निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी, जबकि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कानून साजी का मुतालबा भी किया गया है। इजलास ने मुजव्वजा कर्ज इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया और इसे पार्लियामान पर हमला गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में इज्तिमाई इस्तीफ़ों की तजवीज़ दी गई थी। हम इत्तलात के मुताबिक इसकी मुखालफत की गई बहुत से रहनुमाओं की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी खास तौर पर। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने से तमाम मसाइल हल तो नहीं होंगे, लेकिन जाली मैंडेट वाली हुकूमत लरस जाएगी। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, अपोजिशन जमात इन्हीं तरीके से चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला, चेयरमैन सेनेट को हटाने से हुकूमत लरस जाएगी। मरियम नवाज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमत को APC के एलामिये से फ़र्क पड़ेगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे सलीम साफ़ी साहब की तरफ। साफ़ी साहब, आपके ख्याल में जो एलामिया सामने आया इस मुलाकात का, मौलाना फजलुर रहमान ने बयान किया, तो वो कैसे देखा होगा इसको हुकूमत ने? अब सर मैं तो मुल्क से बाहर था और सुबह पहुंचा हूं लेकिन आज फिर अपने तजस्सुस को दूर करने के लिए मैं असम्बली गया हुआ था बिलावल भुट्टो साहब से मिलने के लिए। तो कोई आधा घंटा तो उनसे गपशप हुई। जरदारी साहब से तो खैर सिर्फ दुआ सलाम हुई। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ जो और भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे भी बात हुई। और अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की चाय से मुस्तफ़ीद होकर आ रहा हूँ, तो मौलाना साहब के साथ भी घंटा डेढ़ गपशप हुई इस हवाले से। अहम मुलाकातें। तो मेरे ख़्याल में जितना कल मेरा भी बाहर बैठ के जो ट्विटर वगैरह पे जो तासुर मैंने लिया था, तो आज मैंने जो आलामिया की जो तशरीह समझी बिलावल साहब से और मौलाना साहब से, इवन चेयरमैन सेनेट से भी आज गपशप हुई, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने काफ़ी इस हवाले से एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। देखें, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन जमातें सिवाय एक जमात इस्लामी के, वो इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा एक जगह जमा हो गई। दूसरा, आपने देखा होगा कि री इलेक्शन का मुतालबा अभी तक सिर्फ शाहिद खान अब्बासी साहब इनफरादी तौर पर कर रहे थे, लेकिन इमीडिएट री इलेक्शन का मुतालबा मुस्लिम लीग नून भी बतौर जमात नहीं कर रही थी और पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही थी। अब कल के मीटिंग में तो जितनी भी तमाम छोटी जमातें हैं उन सब का डिमांड ये था कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी बिलखुसूस नहीं मान रही थी। लेकिन उसके साथ साथ री इलेक्शन का, इमीडिएट री इलेक्शन का मुतालबा सारी जमातों ने मान लिया है। और फिर ये कि मौजूदा सेटअप को और बजट को सब ने मिल के मुस्तरद कर लिया है। अब ज़ाहिरी बात है कि मौलाना साहब उसके बातों से भी आज मैंने ये तासुर दिया कि उनका भी APC के बारे में कोई ये नहीं था कि आज APC हो जाएगी और कल से हुकूमत गिराने के अमल का आगाज़ हो जाएगा। और बिलावल साहब की बातों का भी यही लब्बे-लुबाब था। तो मेरे ख्याल में बाकी देखिए, मौलाना साहब ने अभी तक जितने लोगों को मुतहर्रिक किया है वो मजहबी इश्यूज़ पे किया है। बिलावल साहब और मौलाना की कल जितनी ज़्यादा वो अगर गर्मी हुई है, ज़्यादातर वो मजहबी इश्यूज़ पे हुई है कि बिलावल साहब, और दुरुस्त तौर पर बिलावल साहब उनको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल में मुश्तरका एलामिया भी एक बड़ी अचीवमेंट है, उससे बढ़ के सब अपोजिशन जमातों का एक साथ बैठना भी बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद अब जब रहबर कमेटी बनाने की बात की गई है, तो आज पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी तमाम जमातों ने उसके लिए वो दे दिए। हाँ, आखिरी बात, ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब भी गुमगू की शिकार है, लेकिन कल के APC में ज़्यादातर मरियम नवाज़ का बयानिया प्रिवेल कर रहा था, अगरचे शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे।
और इसी तरह जरदारी साहब की बजाय बिलावल साहब का बयानिया कल पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ रहा था मजमूई तौर पर। लेकिन आखिरी नुक्ता देखिए, अभी तक भी ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है, ना ये जरदारी साहब का कमाल है, न बिलावल का है, न मरियम का कमाल है, न किसी और का है, ये सारा कारनामा है जनाब इमरान खान साहब का। तो अभी भी बहुत सारे एफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट देंगे। ठीक 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 साफी साहब, नहीं मौलाना को भी क्रेडिट नहीं, ये क्रेडिट जो है ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है। और आगे भी इनको इकट्ठा करने का और इनकी तहरीक को तेज़ और नतीजा खेज बनाने का काम खुद हुकूमत करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम कदम उठाए, ऑपोजिशन ने मिलके, एक ये चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश हुई है। मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, जिस तरह से पॉइंट आउट भी किया सलीम साफ़ी साहब ने भी, ये खबरें भी सामने आई APC से कि मौलाना फजलुर रहमान रिलीजन कार्ड या फिर डिरेल करने की पार्लियामेंट को भी बात जहाँ तक हुई, या असम्बलियों से इस्तीफ़ों की, इसकी बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा भरपूर मुखालफत की। ये कैसी, आपको ये खबर जब सामने आई, ये कैसी लगी? और दूसरा ये कि एलामिया से कैसा मैसेज गया हुकूमत के लिए आपके ख्याल में? देखिए, दो तरीके से गवर्नमेंट को जो मैसेज गया है वो ये कि अपोजिशन करीब तो आई है, चाहे मुकम्मल इत्तेफाक राय उनके दरमियान पाया जाए या नहीं पाया जाए, और अगर किसी के भी मुखालिफ जो है वो इकट्ठा हो जाएं तो ये परेशानी की बात तो होती है। दूसरी ये कि गवर्नमेंट इस इत्तेहाद का एक फ़ायदा हुकूमत के इत्तेहादियों को होगा, उनकी बारगेन पोजीशन बढ़ जाएगी, जिस तरह पहले भी हुआ, हमने चंद हफ्तों में देखा कि गवर्नमेंट को और खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती तौर पर जो है वो उनके डेलीगेशंस को बुला के मुलाकात करनी पड़ी, उनको यकीन दहानियाँ करानी पड़ी, उनको ये अश्योर कराना पड़ा कि उनकी मिनिस्ट्रीज को, उनकी जो है एक मिनिस्ट्रीज भी मिलेंगी सबको, माँ सिवाय BNP बैंगल के, क्योंकि उनके इशूज़ मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये जो सबसे अहम फैसला है, जो इस पूरी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का फैसला है, चेयरमैन सेनेट को हटाने का, इस फैसले के दो डायमेंशंस हैं। दूसरा ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी कुछ तारीखी गलतियों को दुरुस्त करने के अमल का नाम भी है। देखिए, ये जो अमल शुरू हुआ था जब 2000 में मुशर्रफ साहब से नवाज शरीफ साहब डील करके गए थे, तो पहली मर्तबा सिस्टम से दोनों नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आउट किया गया था। इससे पहले दोनों को सिस्टम से आउट नहीं किया गया था। मुशर्रफ साहब ने दोनों को आउट करने का अमल शुरू किया और दोनों को डिस्क्वालीफाई किया, दोनों जिला वतन थे। और फिर 2004 में जो है ये अमल शुरू हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो 2006 में साइन हुआ, लेकिन उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ। और ये जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, इसमें वो तारीखी गलतियों को दुरुस्त करने के अमल पे इत्तेफाक राय हुआ था, जिनमें चेयरमैन सेनेट को हटाने का जो है वो फैसला उस मुलाकात में भी हुआ था, जिसको फिर मल्टी पार्टी पिछले अगले चंद महीने में कोई बड़ी तहरीक नहीं चलने जा रही। यानी अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च या इस तरह होगा। ये जरूर है कि हाँ, 25 जुलाई को देखना है कि कलेक्टिव पब्लिक मीटिंग्स अगर होती हैं तो वो कैसी रहती हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक भी आएगा इसके अंदर, इस सारी चीज़ों में। और सबसे बड़ी अपोजिशन की जो गलती हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने कुछ तैयारी से पहले ही ये मैसेज दे दिया गवर्नमेंट को कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि बजट पास हो जाएगा, हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत है कि बजट पास होगा। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए अलर्ट जरूर है। एक हम इसको कह सकते हैं कि अलर्ट जरूर है कि अपोजिशन करीब आई है। सही, बिल्कुल आप कह रहे हैं मुतालबात या जो बयानिया था वो मानी खेज ज़रूर था। इरशाद भट्टी साहब, ये हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए साथ बैठे हैं। कल भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का रिएक्शन भी कुछ इसी तरह का था। तो आपके ख्याल में अब वो ये तासुर बढ़ेगा इस मुलाकात और इसके एलामिया के बाद, या कम होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले ये ज़हन में रखिए कि 2000 में, सन 2000 में नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे किया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दुबई जाकर बेनज़ीर भुट्टो को मनाया और APC हुई। और उसके बाद मौलाना साहब उसको फजलुर रहमान साहब को, उसको नवाब नसरुल्लाह साहब को बताए बगैर नवाज शरीफ साहब दुबई जब सऊदी अरब चले गए तो नवाबजादा साहब ने कहा कि मैंने सारी उम्र सियासतदानों से डील किया, पहली मरतबा ताजर से किया और धोखा खा गया।
अच्छा, अब उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया और उनकी इस्तेमाल करने के बाद मिसाके जमहूरियत किया और सेम टाइम वो दुबई में बैठ के मुशर्रफ साहब से मुलाकातें फरमा रही थी और NRO किया और वापस आए, तो ये तीसरी मरतबा अब ये जो APC या चौथी मरतबा इस हुकूमत में जो हो रही है, इसमें देखना है कौन किसको इस्तेमाल करता है और किसको डील मिलती है। दूसरी बात है, जवाब नहीं में है, सवाल पे आ जाएं। APC जमातों में इख्तलाफात, APC हुई, इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए। मुस्ताफ़ी हूँ, पीपल्स पार्टी नून लीग ने मौलाना की तजवीज़ रद्द कर दी। मौलाना ये भी कहा कि आज सारे कहते हो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, उसके बाद मुस्ताफ़ी नहीं होते, उसी असम्बली में बैठे होते हो। क्या जरदारी साहब, साद रफ़ीक साहब के प्रोडक्शन आर्डर्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या कि दूसरी तरफ से दूसरों के प्रोडक्शन आर्डर? धरने, लॉकडाउन, सड़कों पर आने पर भी मौलाना दोनों जमातों को कायल ना कर सके। मौलाना और बिलावल का आमना सामना हुआ, तल्ख कलामी भी हुई। सूरत हाल इतनी कशीदा हुई कि बर वक्त बीच बचाव ना होता तो APC कित्थे गई सी बन जाती। अच्छा, 25 जुलाई को यौम से आए, हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है, स्याह कर लें या वाइट कर लें। बजट, कर्जा, इंक्वायरी कमीशन, कौमी तरक्याती कौंसल मुस्तरद, इससे क्या होता है? अब अख्तर मैंगल नहीं आए, बजट और आसान हो गया हुकूमत के लिए, बाकी मुस्तरद कर देंगे तो क्या होता है? रहबर कमेटी, सब के लिए साफ कमेटियां, जजेस के खिलाफ रेफरेंस, सब फेस सेविंग कहानियां हैं, सब ट्रक की बत्तियां हैं। अवामी राब्ता मुहिल चलेगी, चला लें। नायब लापता अफराद और बहुत कानून साजी होगी। 30 साल जब वक्त था कुछ किया नहीं, अब इस पोजीशन में नहीं है, गल्ला ही गल्ला। और चेयरमैन सेनेट, अच्छा आखिरी बात, चेयरमैन सेनेट 50 मेंबरान है अपोजिशन के पास और उनके इत्तेहादियों के पास। सीक्रेट बैलेट है, 22 अरकान आज़ाद अगर कर भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कभी नवाज शरीफ साहब ने सेनेट को तवज्जो दी, कभी इमरान खान साहब सेनेट में आए, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ता है? कर लें, उससे कर भी लेंगे। हाँ, कानून साजी में अगर कोई मसला होगा तो वो एक और ऑप्शन भी है कि ज्वाइंट सेशन कर लें, जैसे नून लीग के दौर में नून लीग की कौमी असम्बली में अक्सरियत थी और पीपल्स पार्टी की सेनेट में, और जब इस तरह की कानून साजी रुकी तो इसाक डार ने 3-4 मरतबा ज्वाइंट सेशन बुलाया और कानून साजी हो गई। तो इसलिए ये सारी गल्लें ही हैं। और आखिरी वही बात है कि वो जो जैसे मरियम बिलावल की पाक इंडिया मैच वाले दिन हो गई थी, वो फुसफुसा गया, इनका न्यूजीलैंड मैच वाले दिन हो गया, ये फुसफुसा गया। और 155 मेंबरान वाली जमातें अनइलेक्टेड फजल रहमान के यरगमाल और हाईजैक बनी हुई थी, कमाल कर दिया इन्होंने। वैसे तो खैर हेडलाइंस तो फिर भी बनी, आज की नजरें तो थी कल की APC के ऊपर। बाबर सत्तार साहब, ये इरशाद भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के बिलावल भुट्टो की इख्तलाफ बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन इत्तलात तो हमें यहीं तक है कि उन्होंने इस बात के ऊपर बिलावल भुट्टो ने महज उनकी जो बातचीत हो रही थी उसके अंदर इख्तलाफ किया, जिसके बाद मामला सेटल डाउन हो गया। आपके ख्याल में ये APC की नाकामी या मौलाना साहब की नाकामी समझा जा सकता है कि एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुई वहाँ पे और उसको मिल के उसको रद्द कर दिया गया कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना अपोजिशन ने? नहीं अफसा, देखिए मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे अमूमन भट्टी साहब की बात से एग्रीमेंट है, वो तड़का उनका निकाल दें बीच में से, लेकिन जो जनरल बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री करूँगा कि और जवाब भी मेरा नहीं में ही होगा। देखिए APC किस असूल के ऊपर खड़ी हुई है, ये वाज़े होना चाहिए था इस APC में कि आप अपोजिशन पार्टीज़ अगर मिल के बैठी हैं तो वो असूल क्या है, वो अंडरलाइन क्या है, क्या वो महंगाई है, क्या वो डेमोक्रेसी है, वो क्या चीज़ है। डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं तो फिर PPP को माजरत करनी चाहिए थी चेयरमैन सेनेट को इलेक्ट करवाने के ऊपर, क्योंकि वो तो बिल्कुल सीधी सीधी छुरी थी ना जो इनके पीठ में घोंपी थी और डेमोक्रेसी के पीठ में घोंपी थी जब उन्हें इलेक्ट करवाया था। तो माजरत करते, कहते कि हमने गलतियां पहले भी की हैं। और इधर से वो बात समझ आती है जो पिछली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात है, उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी ना कि आप एक तरफ तो असूलों की बात कर रहे हैं कि जनाब हम ये नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, और साथ आप NRO भी कर रहे थे उस वक्त, और NRO सामने आया, आपने कहा ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ है। उसके बाद जजेस वाली तहरीक के ऊपर आपने कहा नहीं, जजेस को ना वापस लाना ही मजबूत करेगा अदलिया को भी और इंसाफ के निज़ाम। तो वो असूल क्या है, वो असूल अभी सामने नहीं आ रहा, और यही टेस्ट है किस चीज़ का। देखिए जरदारी साहब जेल में है, क्या अगर उन्हें कोई कंसेशन मिलता है तो ये APC चलेगी इस तरह से? ये टेस्ट है। क्या अगर नवाज शरीफ साहब को कोई कंसेशन मिलता है तो ये फिर भी चलाएंगे तहरीक? ये टेस्ट है, और ये मुझे यकीन नहीं है कम अज कम, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी पार्टी को मौका मिला अपने आप को बेनिफिट देने का तो असूल से वो लोग हट गए।
और अगर खाली हमें ये पता चला है इस APC से कि सफ़े किस तरह से हैं इस जंग के अंदर, तो वो तो हमें 2014 से पता है। और 2014 में एग्जैक्टली इसी तरह सफ़े थी जब यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ था, और ये सारी जमातें साथ थीं, ये हुकूमत में थीं, ये पावर में थीं, ये पार्लियामेंट में बैठी थीं, और फिर 2014 के बाद 2018 तक इस मुल्क में क्या हुआ वो हमारे सामने है। तो ताकत किस साइड के ऊपर है? तो इमरान खान साहब क्यों परेशान हो इस सारी चीज़ से? अब तो वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, अभी तो उन्होंने हुकूमत गिरानी नहीं है, वो तो गिरा चुके। उन जिन भी क्रचेस का उन्होंने सहारा लिया, तो वो एक साइड पे इससे नहीं बात बनेगी जब तक आप असूल की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और नहीं नजर आ रहा कि अपोजिशन जमातें भी तैयार हैं। कंडीशन देखते हुए आपको नहीं लगता कि इतनी कोई परेशान कुन सिचुएशन होगी इमरान खान साहब के लिए? शहजाद इकबाल साहब, बजट के हवाले से कि ये अवाम दुश्मन बजट है और ये वो सब बातें तो की गई अपोजिशन की तरफ से, इसमें इस APC में अवाम के लिए क्या मैसेज था इसके एलामिये में? देखिए, हुकूमत इस वक्त जो ये कहने की कोशिश कर रही है कि करप्शन बचाने के लिए तमाम चोर इकट्ठा हो गए, मेरे ख्याल से उनका अपना जो लॉयल वोटर है उसमें तो ये बेच सकते हैं, लेकिन ये एक हुकूमत की नाकामी होती है कि अगर तमाम अपोजिशन पार्टीज एक हो जाएं। लेकिन एक होने का मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन का जो भी इरादा है वो कामयाब हो जाएगा। मैंने इस APC से पहले भी कहा था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और दो चीज़ें हैं जिस पर मेरे ख्याल से मुत्तफक का फैसला हुआ। एक तो 25 जुलाई को ये ब्लैक डे मनाएंगे, और दूसरा सेनेट चेयरमैन को हटाने का। बाकी जितनी भी बातें की गई मेरे ख्याल से अपोजिशन उस पर यूनाइटेड थी, जैसे कि वो बजट के खिलाफ थे, वो खिलाफ थे ये डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाई गई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उस पर तमाम पार्टीज की आरा आ चुकी थी। इसी तरीके से जो इंक्वायरी कमीशन बनाया है उस पर भी तमाम अपोजिशन पार्टीज जो है वो इत्तेफाक कर चुकी थी कि हम इसके खिलाफ हैं। तो कोई इससे ज्यादा कोई हमने पेशरफ देखी नहीं है। मैं इत्तेफाक करता हूँ बाबा साहब की इस बात से कि मफादात की बात है। अभी ये जो बलूचिस्तान असेंबली गिराई गई, फिर सेनेट चेयरमैन को जिस तरह इलेक्ट करवाया गया, पीपल्स पार्टी उसमें आगे आगे थी। जरदारी साहब ने पहले धमकी दी थी कि मैं जब भी हुकूमत गिराना चाहूँ गिरा सकता हूँ, मैंने गिरा के दिखाई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी भी एक फरीक को रिलीफ में अगर मिलेगा तो वो पीछे हट जाएगा। जैसे हमने कल देखा कि BNP मैंगल वो शरीक होना चाह रहे थे, लेकिन वो आखिरी वक्त पे हट गए, जमात इस्लामी नहीं आई। तो ये मेरे ख्याल से वक्त की बात है। यहाँ पे नवाज शरीफ को आप थोड़ा सा रिलीफ दे दें, वो पीछे हट जाएंगे। पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल जाएगा, वो पीछे हट जाएगी। फजल रहमान साहब की डेस्परेशन ज्यादा इसलिए क्योंकि उनकी जमात भी हारी है बुरी तरीके से, और वो खुद भी असेंबली में नहीं है। और दूसरा जो अहम बात जो एक ये तहरीक की हांडी होती है ना, उसमें जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो मसाले चाहिए होते हैं, उसमें से कुछ चीजें इस वक्त मिसिंग है। माजी की तहरीकें आप देखें क्यों कामयाबी हमें पता चल जाता है, तो वो चीजें, वो इंग्रेडिएंट्स जब तक नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता कि उस वक्त ये कामयाब होगी। और फिलहाल तो जो सबसे जो मेजर चीज थी कि इत्तेफाक किस चीज पे करना, कि हमने कब निकलना है, कोई टाइमलाइन देना, उस पर कल कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। उस पर नहीं हो सकी, लेकिन ऑप्शन आप इस सूरत हाल का ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ मिल बैठना भी ऑपोजिशन की जमातों का नहीं, मैं नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं। ऑप्शन मैं नहीं का ले रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास कामयाबी नहीं हुई, जो अंडरस्टूड बातें थी वही सामने साथ बैठना, लेकिन एलामिया से बैठना बड़ी बात है। जो हमारा सवाल है इसके जवाब में, वो बैठ गए, वो भी इसलिए क्योंकि तहरीक इंसाफ की वजह से यूनाइटेड हो गए। लेकिन इस APC में से क्या निकला है मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इस वक्त फर्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ की। कुछ खातिर खा नहीं निकला। ठीक है, नहीं का ऑप्शन। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये जो मामला है कि कम से कम जब बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, तो चेयरमैन सेनेट के मामले के ऊपर एतराफ तो कर लेते कि कहाँ पे गलती हुई, और आपके ख्याल में फर्क पड़ेगा हुकूमत को इस एलामिया से APC के? साहब, पहली बात तो यह है कि APC हो या मरियम बिलावल मुलाकात हो, उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। आपने खुद भी कहा है कि उस दिन की आप हेडलाइंस देख लें, और जैसे भट्टी साहब फरमा रहे थे कि इतने इंपॉर्टेंट मैचेस थे, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी कौम जो है, इस दफ़ा मैंने उन लोगों को भी क्रिकेट में इन्वॉल्व देखा है जो क्रिकेट की ABC अबजद से वाकिफ़ नहीं है। इतना फेवर है क्रिकेट का, उसके बावजूद, और ये जो शोर होगा और कुछ जो चीखो पुकार आपने देखा ना कि कौन सी ट्वीट है उस दिन जो क्रिकेट पे हुई है, हुकूमती हल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा बयान है जो उन्होंने क्रिकेट के ऊपर 2 दिन पहले किया, 2 दिन बाद किया है। तो पहली बात तो यह है कि इम्पैक्ट था। दूसरी बात यह है कि APC जो है उसके अंदर जो बयानिया था उसके अंदर सुकम था, एक स्टिंग नहीं थी। मैं समझता हूँ कि APC के बयानिए के अंदर जो मरियम की स्पीच थी वो भी बहुत जो उसको अमूमी बयानी में आई उससे कम थी, लेकिन कम से कम उसके मुताबिक 100% सामने आ जाता बयानिया। देखें, भुट्टो साहब की और नवाज शरीफ साहब की सियासती कमाई क्या है, दोनों ही फौज के गमले में जिन्होंने परवान चढ़ी, नरसी में बड़े हुए, तो क्यों ये अवाम के दिलदारे बने। नवाज शरीफ साहब ने 97 में 2/3 मेजॉरिटी ली, भुट्टो साहब ने आके 71 के अंदर एक बिल्कुल एक पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर चेंज कर दिया।
नवाज शरीफ साहब भरपूर तरीके से तब से मौजूद है हमारे यहाँ पे। जब जिन्होंने मुझे मुशर्रफ साहब को रजिस्ट किया उनको रिफतें मिली, उनको पजीराई मिली। तो पहली बात तो यह है कि इसके लिए मुज़ाहमत ज़रूरी था। मरियम साहबा का बयानिया अगर पूरे बढ़ चढ़ के आता है, क्योंकि इनको जो नवाज शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन में 1,30,00,000 वोट मिले हैं, उनके वोट को इज्जत दे के दो के बयानिए पे मिले हैं। वो शहबाज शरीफ साहब के जोड़ तोड़ मरोड़ से वोट्स नहीं मिले। इसलिए मैं समझता हूँ फिर शहबाज शरीफ साहब को ये बात समझनी होगी कि मीर बीमार हुए जिनके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हो, तो फिर तो मसला कभी नहीं हल होगा। मैं समझता हूँ कि एपीसी में जिस चीज़ की कमी थी वो ये थी कि 2018 के इलेक्शन के बारे में एक जुडिशियल कमीशन जैसा कि बनाया गया था 2013 के इलेक्शन के बारे में, और बड़ा पावरफुल हो, और जैसे मेमो गेट के ऊपर बनाया गया था, एक दफा ये तय हो जाए कि इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी होगी, इस मुल्क में हलफ की पासदारी होगी। जब तक ये नहीं होता, मैं सावी साहब से भी मुत्तफिक हूँ, मैं बाबर सत्तार साहब से मुत्तफिक हूँ। इनके अंदर बिल्कुल आर्गूमेंट के साथ किया कि मरियम बिलावल की जब मुलाकात हुई होगी 1 to 1, तो उसमें यही सवाल बिलावल ने मरियम से किया होगा कि आपके में धोखा तो नहीं दे जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 2014 में उनको असेंबली में सपोर्ट लेके 2015 में एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी को डिच किया था। और मरियम बीबी ने भी यही बिलावल से पूछा होगा कि आप हमें धोखा तो नहीं दे जाओगे, क्योंकि नवाज जरदारी साहब ने रिटेलिएशन 2016 में जब उनको ये ना पूछा कि उन्होंने ये सेनेट का इलेक्शन खुद आके वॉलंटियर किए, उनको दुबई से बुलाया गया कि इमरान खान साहब से नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरती, आप आए, और वो हैंड ग्लव हो गए इमरान खान साहब के मिलकर तहरीक आपका पॉइंट सामने आ गया। आप कह रहे हैं कुछ कमी में, न्याय साहब ऑप्शन आप हाँ का ले रहे हैं इस मामले पे, 3 हाँ और 3 नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं, यानी डिवाइडेड था हमारा पैनल इस मामले के ऊपर। एक और अहम मामला है, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसके दौरान दो तरफा बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमन और अखुवत के लिए वज़ा करदा हिकमत अमली को बेहतरी और बहबूद के लिए बरूए कार लाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि मवासलात, तवानाई, सकाफत, अवामी रवाबित, तिजारत में इजाफे, मईशत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल भी किया गया। अशरफ गनी ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों को सराहा, और इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान सदर के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी और दोनों मुल्क मजीद करीब आएंगे। दोनों ममालिक के सरबराहान की इस मुलाकात, ये जो अहम मुलाकात हुई है, इसी पर हमारा सवाल होगा। रिपोर्ट कार्ड का सवाल इस तरह से है, वज़ीर-ए-आज़म और अफगान सदर अशरफ गनी की 1-on-1 मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में क्या है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम साफ़ी साहब आपकी तरफ ही दोबारा आएंगे। आपके ख्याल में अब ये मुलाकात कितनी बड़ी पेशरफ्त है, और इसके अलावा अभी भी क्या ऐसी कमी है दोनों मुल्कों के दरमियान जिसको बर्फ को पिघलना चाहिए? देखिए, इन दोनों की मुलाकात की तो कोई ख़ास अहमियत नहीं, वो तो नुमाइश ही है। असल वो यही है कि आज वो ISI हेड क्वार्टर भी गए हैं, और आर्मी चीफ से जो उनकी मुलाकात होगी वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजह उसकी एक तो ये है कि अशरफ गनी जब सदर बने तो उन्होंने पाकिस्तान को जो रियायतें दी थी वो किसी दूसरे अफगान सदर ने नहीं दी थी। उसके जवाब में जो हमारी कमिटमेंट्स थी वो हम पूरी नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाद हमारी स्टेट के एक फ़रीक ने धरने करवा दिए और दूसरी फ़रीक वो धरनों से अपने आप को बचाने में मसरूफ़ हो गया। उसकी वजह से अशरफ गनी बहुत नाराज़ थे कि जैसे पाकिस्तान ने उनको बिट्रे किया। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली अफ़गान पॉलिसी दे दी तो उससे और भी उनको शह मिली और उनका रवैया पाकिस्तान के बारे में बहुत सख्त हो गया। पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान मिन्नत तरला करता रहा, लेकिन अशरफ गनी पाकिस्तान की तरफ आने को तैयार नहीं थे। अब एक तो अशरफ गनी पॉलिटिकली बहुत वीक हो गए हैं, दूसरा अमेरिका ने बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करके उनकी हैसियत को बहुत कंप्रोमाइज़ किया। तो अशरफ गनी इस वक्त एक तो ये चाहता है कि पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के साथ भी बिठा दिया और करज़ई की क़यादत में माइनस अफ़गान गवर्नमेंट अफ़गान सेगमेंट सोसाइटी के साथ भी बिठा दिया। तो अशरफ गनी पिछले 2-3 माह से पाकिस्तान से ये तकाज़ा कर रहा था कि अगर पाकिस्तान उनके साथ तालिबान को बिठा दें तो वो पाकिस्तान के तमाम कंसर्न्स को दूर करने
इवन के मेरी मालूमात के मुताबिक कि स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट तक करने को वो तैयार थे। तो अब उस लिहाज से अगर इस दौरान पाकिस्तान उनको कन्विंस कर सके कि हाँ वो तालिबान पे उनसे मुतालिक भी सीरियस कोशिश कर रहा है और उसके जवाब में अशरफ गनी वो कुछ कर डाले जो वो तासुर दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का पूरा रुख बदलने का, दूसरा इस वक्त फाइनल स्टेज है, सितंबर से पहले अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात को भी एक तरफ करना चाहता है। तो एक फैसलाकुन स्टेज पे अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक फैसलाकुन साइड पे चले जाएं तो बहुत बेहतरी होगी, और अगर ये खराबी रही तो बड़ी तबाही होगी। सही। न्याय साहब, पाकिस्तान के हालात न्याय साहब कितने साजगार हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए? इस वक्त सिविल मिलिट्री लीडरशिप भी एक पेज पर नजर आती है। देखिए जी, इस आपका जो एक पेज वाला तड़का है उसको तो मुझे नहीं पता कैसे हैंडल करना है, लेकिन जो सलीम साफ़ी साहब, मेरा ख्याल था कि मेरा टाइम भी वही ले लेते हैं क्योंकि उनको इस सब्जेक्ट पे कमांड है। देखिए पहली बात तो यह है कि अशरफ गनी साहब जो आए हैं पाकिस्तान में, तो हमारे अंदर एक जब से 9/11 हुए एक और फिर करज़ई की हुकूमत से लेकर अब तक एक इत्मीनान का फुकदान है। फुकदान की क्वांटिटी कितनी है, लेकिन उसका जो ढंढोरा है या उसका शोर होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। पिछले एक साल से अशरफ गनी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत ही वेहेमेंटली कहा है, और एक आध दफ़ा हमारा बयान भी शायद किया था, इमरान खान का था शायद, जिसके ऊपर रिटेलिएट किया था कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। अभी चंद हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो गड़बड़ है, जो इस वक्त प्रॉब्लम है, इसकी कुंजी जो है इस्लामाबाद के अंदर पड़ी है। ये इस माइंड सेट के साथ ज़ाहिर है वो 1-2 हफ्ते में कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा जिसमें तब्दील हो गए हों या दोस्ती करने आए होंगे। सलीम साफ़ी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि असल वो आके जो कोई मामलात हैं या खित्ते के अंदर कुछ और तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, ईरान का गिरद घेरा तंग किया जा रहा है, उसमें ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक प्लेसमेंट आनी है। और उसके अलावा शायद और कोई बात हो सकता है, कोई सख्त बात कहने आया हूँ, हो सकता है वो नरम बात कहने आया हूँ। और आखिरी बात जो इसमें है कि वो जिसको कहते हैं ना कि सरोवर बाग में आज़ाद भी है पाबा गिल भी, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। तो अशरफ गनी साहब के पास इतनी स्पेस नहीं है। जिस मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क की फ़ौजें मौजूद हो और उनका अपना एक तहमकाना जो फोर्स के साथ हो, तो कोई बेवकूफ़ आदमी कहेगा कि अशरफ गनी साहब एक आज़ाद ओपिनियन के साथ है और जो कुछ तय करेंगे वो अमरीकियों की जो है मदद जो उसके बगैर करेंगे। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर क्या वो लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, अल्लाह जानता है। साबिर साहब बहुत अच्छा बता सकते हैं क्योंकि अंदर की बातें पता है और इनकी मुलाकातें भी होती रहती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनकी जो फौज से मीटिंग होगी उसमें वो ये कहने आए होंगे कि जी हमें ये करके दिखाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया, बिल्कुल न्याय साहब। शहजाद इकबाल साहब की तरफ जाएंगे। शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान? देखिए, रुकावट तो ट्रस्ट डेफिसिट है और उसकी वजह है पाकिस्तान माजी में जो पॉलिसी थी हमारी कि हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मदाखलत करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, जिसकी मिसाल अभी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी दी कि इमरान खान का एक बयान जो था कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, उस पर उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। तो जो माजी की पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से अफगानिस्तान हमें ट्रस्ट नहीं करता। हमारे ट्रस्ट ना करने की वजह मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस है जो अमेरिका का है और इंडिया का है। ख़ास तौर पे आपने देखा है कि कोई भी अटैक पाकिस्तान में होता है तो हम अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया को ब्लेम करते हैं, क्योंकि इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितना उनका असर व रसूख है इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर, तो हम भी ट्रस्ट नहीं करते कि ये अशरफ गनी के फैसले हैं या इंडियन इन्फ्लुएंस फैसले हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह है। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में अब ये जो सिलसिला शुरू है, ये ट्रस्ट का जो फुकदान है, ये ख़त्म होगा? देखिए जी, बहुत लंबा सफ़र है और कोई एक रुकावट हो तो बताएं। यानी गलत फैसले हैं दोनों तरफ के, डंग टपाओ काम चलाओ किस्म की पॉलिसियाँ हैं दोनों तरफ से, गलत फहमियाँ हैं, ज़िद्दें हैं, झूठी अनाएँ हैं, अमेरिका, इसराइल, भारत के खेल हैं, आलमी ताकतों की प्रॉक्सी वार्स हैं, दर्जन के करीब मुल्कों के तय दर तय छुपे मफादात हैं। मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कितनी मुलाकातें हो चुकी, कितनी मरतबा बैठ चुके, कितनी वन मुलाकातें हो चुकी, क्यों फिर भी हालात ठीक नहीं हुए? इस क्यों का जवाब ढूंढना होगा। और जब तक इस क्यों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक हालात जितनी मरतबा भी मिलेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। मुझे सवाल ये भी है कि अशरफ गनी कितने बाख्तियार हैं अफगानिस्तान में, अशरफ गनी के ज़ेर असर कितना अफगानिस्तान है और पाकिस्तान की मजबूरियाँ क्या क्या हैं।
पाकिस्तान की पॉलिसियाँ पे कितना बार के मुल्कों का असर है। सवाल ये भी है कि हम ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर, ज़्यादा मेहमान नवाजियाँ करके, इतनी कुर्बानियाँ, इतनी मेहमान नवाजियाँ, और अभी तक हमें अफ़गानिस्तान भी वो नहीं समझता जो हमारा मकाम मिलना चाहिए। तो ये लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है, मगर चलने से कटेगा, इसलिए चलते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। सही। मज़हर अब्बास साहब, जिस क्यों की बात भट्टी साहब कर रहे थे, यही हमारा सवाल भी है कि अभी भी इतनी दफ़ा मुलाकातें हो चुकी, कई दफ़ा बेहतरी की तरफ भी जाने लगे, लेकिन फिर कोई ना कोई बयान किसी एक तरफ से। आपके ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट क्या है? देखिए, रुकावट तो यही है कि बुनियादी तौर पे जब भी अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां तालिबान के बाद आई हैं, वो कमज़ोर तब्दीलियां हैं, वो कमज़ोर हुकूमतें हैं, और वो अपने जो भी उनकी कमज़ोरी है उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान को शक की निगाह से देखते हैं। और पाकिस्तान का एक माजी भी ऐसा रहा है कि हमने इतनी संगीन गलतियां की हैं कि जिसके नतायज शायद हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो अशरफ गनी साहब का दौरा है, इसको आप एक और राय में भी देखें कि अशरफ गनी साहब के आने से पहले पाकिस्तान के अंदर एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अफगान ग्रुप शरीक हुए थे, जिसमें गुलबदीन हिकमतयार भी थे और दीगर लोग भी शरीक थे। ये लगता यही है कि जो इमरान खान साहब का एक बुनियादी जिसपे अशरफ गनी साहब ने एतराज़ भी किया था, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख जरूर रहा है कि सिर्फ जो है वो अगर बहुत से अफगान ग्रुप पे मुश्तमिल कोई हुकूमत कायम की जाए तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा सूट कर रही है, और इसी वजह से वो गुलबदीन हिकमतयार और दूसरे जो लोग हैं उनसे यहाँ मुलाकातें करते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले का हिस्सा थी। और उसके फ़ौरन बाद अशरफ गनी साहब का दौरा जो है ये खासी अहमियत का हामिल है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो एतमाद की जो बदएतमादी है एक दूसरे के ऊपर, वो कोई बहुत जल्दी जा पाएगी। और उसमें अमली तौर पे पाकिस्तान ने बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिर है अफगानिस्तान के अंदर तो हैं ही। सही, एतमाद की कमी की आप बात करें, बाबर साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, एतमाद की कमी की एक वजह हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी हैं। अगर आप एज ए रियलिस्ट रियासत के इंटरेस्ट देखें तो ज़ाहिर है एक हिस्ट्री तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गान गवर्नमेंट को एज अ प्रॉक्सी गवर्नमेंट देखते हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये अपने ओन के ऊपर अफ़गानिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है और उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। और सो अफ़गान गवर्नमेंट का हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे साथ मिल के, अमरीका के साथ मिल के तालिबान को इतना कमज़ोर करें कि वो हमारी टर्म्स में हमसे बात करें। और पाकिस्तान का ख़दशा ये है, या असेसमेंट ये है रियासत की, कि शायद ये मुमकिन ना हो और हम एलियनेट कर दें तालिबान को भी, और कल को वो टेक ओवर कर लें, तो जो हालात हमारे हैं, जिसका हमें असल में ख़दशा है कि अफ़गान गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिल के हमें थ्रेटन करती है और ईस्ट और वेस्ट दोनों से हम थ्रेटन होते हैं, वो ख़दशा मज़ीद ना बढ़ जाए कहीं। सो एक कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की। ये आधे एक मिनट वाली बात तो नहीं है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो हमारे ख़दशात हैं और जो हमारी हिस्ट्री है, उसकी वजह से ये जो बदएतमादी है ये बढ़ती चली जाती है। और फिर यानी एज अ पाकिस्तानी आप कभी अफ़गान लोगों से अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं मिले कॉन्फ्रेंसेस में, मुझे एक दो दफ़ा इत्तफाक हुआ तो मैं हैरान रह गया कि वो किस तरह से पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। हम यहाँ पे ग्रो अप करते हैं सोचते हुए कि यहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन रहते हैं और वो उनका एक बरादराना हमारे साथ रवैया होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में उस तरह से सोचते हैं जिस तरह हम कभी रॉ की बात करते हैं, कभी CIA की बात करते हैं, कि हर चीज़ कठपुतली की तरह से हम यहाँ से बैठ के वहाँ चलाते हैं और हर बुराई के जिम्मेदार हम हैं। तो ये चीज़, ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ख़त्म होगा, ये आसान चीज़ नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिचुएशन है, ट्रस्ट का ही मामला है। लेकिन दोनों मुल्कों के माजी का आप हवाला दें कि ट्रस्ट का ही मामला यहाँ पे है। ज़्यादातर हमारे तजियाकारों की यही राय है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की कमी है। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर उतार चढ़ाव का शिकार है। कभी खुशी और कभी गम का सिलसिला जारी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वर्ल्ड कप 1992 में हुआ था। जिनको याद होगा वो उनको बहुत सारी मुमासलत भी नजर आ रही होगी। और इस बार जो वर्ल्ड कप का नारा है वो ये है कि वी हैव वी विल, यानी हमने पहले भी कर दिखाया था और अब भी कर दिखाएंगे। और पाकिस्तान की जो टीम है और शायकीन क्रिकेट हैं वो इस नारे को बहुत सीरियस ले रहे हैं। हमारा सवाल इसी मामले पे होगा और सवाल कुछ इस तरह से है, वर्ल्ड कप 2019 की वर्ल्ड कप 1992 से मुमासलत क्या मुमकिन है कि तारीख खुद को दोहराएगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले मजहर अब्बास आपकी तरफ जाएंगे। मजहर साहब, बहुत से अखबारात ने इसको डेजा वू भी लिखा, बहुत लोगों ने कहा कि बहुत तारीख खुद को दोहरा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक तो दोहरा रही है, लेकिन 1992 में हमारी दुआ थी कि बारिश हो जाए। इस वक्त हमारी दुआ है कि बारिश ना हो और पाकिस्तान सारे मैचेस जीत जाए, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आप लूज कर गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछली मरतबा आधे पॉइंट पे आप सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। बाकी ये कि पाकिस्तान टीम ने पिक किया है, 3 बड़ी टीमों को पाकिस्तान ने हराया है। उनका मेरा ख्याल है सबसे मेजर सेटबैक जो हुआ जब वो वेस्ट इंडीज से हारे। पहला ही मैच जो हारने के बाद पाकिस्तान प्रेशर में आ गया। अब और इंडिया के साथ तो ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान मैच ही नहीं खेल रहा, बल्कि मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर गया। लेकिन उसके बाद हमने पिक किया। इंग्लैंड के खिलाफ हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और पिछले 2 मैचेस जो हमने जीते हैं, साउथ अफ्रीका और अनबीटन न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान के हौसले जरूर बुलंद हैं। लेकिन अगर अगले 2 मैचेस हमें जीतना बहुत जरूरी है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर अगर मेगर है, और पहली मरतबा ऐसा होगा कि जब इंग्लैंड और इंडिया का मैच होगा तो हम दुआ कर रहे होंगे कि इंडिया जीत जाए। इंडिया जीत जाए। शहजाद साहब, आपके ख्याल में वैसे इस बार ये एक चीज़ मुख्तलिफ ज़रूर है, अफगानिस्तान की टीम भी है, तो आपके ख्याल में कितनी मुमासलत है 1992 से? देखिए, ये मुमासलत वाला जो सिलसिला है सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ था और उस वक्त लोग इसको तनकीद के तौर पे ले रहे थे या मजाक उड़ाने के तौर पे ले रहे थे कि जैसे पहले भी हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी लेकिन हम जीत गए, तो एक आसरा दे रहे थे एक दूसरे को। इस हद तक ही था, संजीदगी नहीं थी उसमें। लेकिन आपने देखा कल जब मैच चल रहा था तो बाकायदा कमेंटेटर्स उस पर बात कर रहे थे। वो बाकायदा वो स्लाइड दिखाई गई जिसमें कंपैरिजन था कि 1992 के जो पहले 7 मैचेस हैं और अभी 2019 के वर्ल्ड कप के जो 7 मैचेस हैं, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। तो मुमासलत तो बहुत गहरी है। अब देखना यह है कि आगे मैचेस हम कैसे खेलते हैं। पाकिस्तान को मजीद 2 ग्रुप मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और ये भी उम्मीद करनी है कि इंग्लैंड अपना एक मैच हार जाए। मुमकिन है अगला मैच अफगानिस्तान से, वीक टीम है, फिर बांग्लादेश से हमारा मुकाबला है जो यकीनन अच्छा होगा। अगर हम इस तरीके से सोचें कि तारीख दोबारा अपने आप को दोहराएगी और 4 मैचेस उसके लिए हमें जीतने, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमें करने की ये जरूरत है इस वक्त कि मैच बाय मैच खेलें। हर मैच से पहले मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी आपकी 50% होती है कि वो मैच जीतेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस नोट पे हमें टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने दिखाई है। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा था, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे थे, इस तरह के माहौल में खेलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस किसी ने भी स्पोर्ट्स खेला उसको पता होगा कि जब आपकी कौम, लेकिन बेहतरीन कारकर्दगी पेश की गई, फिर भी उसके बावजूद क्रिकेट टीम की तरफ से हमारी बहुत बड़ी बात है। तो ये फाइटिंग स्पिरिट हमारी टीम ने दिखाई है, उम्मीद करते हैं ये जारी रहे। उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी भी घर ले आए। बाबर सत्तार साहब, आपके ख्याल में 1992 में भी क्रिकेट शायकीन ने काफी दिल उनका उदास हुआ था, फिर बाद में वर्ल्ड कप जीत लिया था, इस बार उम्मीद रखनी चाहिए हमें? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। और हमारे प्रोड्यूसर हैं एक जिब्रान पेश इमाम साहब, उन्होंने भी बता दिया मुमासलत कितनी है। 92 में वो 10 साल के थे, 5वीं जमात में थे, अपने घर के बड़े बच्चे थे। अब उनका बड़ा बेटा जो है वो 10 साल का है, 5वीं जमात में है। तो मुमासलत तो है ना जी, ये तो घर घर की बात है। तो बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह जीतेंगे हम, इसी तरह ही चल रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, किसी ने ये भी लिखा कि उन्होंने 1992 में घर में करेले बनाए थे जिस दिन मैच था, और कल भी उन्होंने बनाए थे। तो इस तरह के भी बहुत फनी किस्म के कंपैरिजंस भी हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, मुमासलत तो बहुत है, बहुत कुछ, हारना जीतना, बारिश का होना, न्यूजीलैंड का सबसे जीतना और हमसे हारना। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि जैसे ये 92 और आज का हो रहा है, ऐसे नतीजा भी 92 वाला निकले। लेकिन याद रहे कि 92 में वसीम अकरम थे, जावेद मियांदाद थे, आज ये ऐसे दोनों प्लेयर हमारी टीम में नहीं है। और 92 में कप्तान इमरान खान था, आज सरफराज अहमद है। ये बहुत बड़े 2 फ़र्क हैं, लेकिन मेरी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। आप सरफराज अहमद की कप्तानी के ऊपर शक करते हुए नजर आ रहे हैं। साफी साहब, आपको कितनी उम्मीद है? शक नहीं, यकीन कर रहा हूँ, यकीनी शक। अच्छा, साफी साहब।
लेकिन दुआएं मेरी भी तो टीम के साथ है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह इंतखाबात के बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या करेगी इसके बारे में भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अलबत्ता 92 के रिपीट कराने और वर्ल्ड कप जीतने का मेरे ख्याल में अब एक ही तरीका है, या तो ये कि जस्टिस सरदार रज़ा साहब को एम्पायर बना दिया जाए या फिर स्कोर बोर्ड में RTS सिस्टम लगा दिया जाए। सियासी तरफ ले गए आप, फिर भी साफी साहब ठीक है। न्यायी साहब, एक फ़र्क ये हमें तो ये नज़र आ रहा है कि 92 में गालिबन आपकी सुलह थी इमरान खान साहब से, अब नहीं है, और कोई फ़र्क है तो प्लीज़ पॉइंट आउट करें। हाय हाय हाय, कितना बड़ा फ़र्क आ गया, फिर कहती हैं मवासलत है, अल्लाह माफ़ करे। ये भांड को तो चुप करा। उस वक्त दोनों न्याजी यकजान दो ऐसे नहीं। न्यायी साहब अब साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं तीसरा हल भी दे दिया कि यार भट्टी साहब को कमेंटेटर बना दिया जाए। और पाकिस्तान न्याजी साहब कमाल है, आपने कमाल किया। भट्टी साहब कहना ये चाह रहे हैं न्याजी साहब फिर न्याजी साहब को बोलने दे, हफीजुल्लाह साहब फिर एक हो जाए इमरान खान साहब के साथ तो शायद जीत आज अगर एक हो जाएंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत वो बिल्कुल ही मुमासलत बना देंगे। न्यायी साहब मुकम्मल के वक्त नहीं हमारे पास, भट्टी साहब क्रॉस टॉक का ये उनका कोच था। जी 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 न्याजी साहब और इमरान न्याजी साहब प्लीज। अबसा आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भट्टी साहब की तरह जो चीज़ें मुमासलत नहीं रखती ज़रा मैं वो हाईलाइट कर दूं। भाई साहब, जिस मैच के लिए हमने 92 में दुआ मांगी थी, अल्लाह ने बारिश की वहाँ बारिश हो गई। और इस दफ़ा हमने इंडिया के सामने दुआ मांगी थी, गड़गड़ाते लोगों देखा था कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, तो नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि 92 में हम 2 दफ़ा क्रिकेट के वनडे के चैम्पियन बने। 92 के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और अब इस दफ़ा नहीं है। 2017 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, अब नहीं है। और फिर उसके बाद एक और बड़ी एक आयरनी है कि 92 के अंदर वज़ीर आज़म जो है उसको 1 साल बाद घर जाना पड़ा था, और 2017 में भी चैम्पियंस ट्रॉफी जीते कि 1 साल बाद वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा। तो अब देखिए कि मुमासलत हो गई तो इमरान खान साहब बेचारे जो है वो खैर मनाएं। और जो मुमासलत है बाकी ये है कि बहुत सारी मुमासलत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हमें अच्छी खबरें बहुत मिली हैं और नहूसत के दौर में हमें मनहूस खबरें बहुत मिलती हैं। अब देखें, अल्लाह करे कि ये खबर बेहतर हो जाए। वैसे तो नहूसत का दौर है। सियासत से जोड़ दिया आप लोगों ने, लेकिन बहरहाल ठीक है। हमारे तज़िया क्रिकेट में दिलचस्पी आपने मुलाहिजा की। सब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरीन खेल पेश करते हुए वर्ल्ड कप लेके आए अपने साथ। पाकिस्तान एक बार फिर से। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।